हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट यानी पार्ट ए में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अभी हमारी 2 यूनिट हो चुकी हैं और अब हमारी तीसरी यूनिट का पहला टॉपिक चल रहा है जिसका पार्ट फर्स्ट यानी पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं। क्योंकि ये टॉपिक लंबा है इसलिए हम इसे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? तो पहला टॉपिक हमारा था कि हमें 73वां जो संविधान संशोधन है और 74वां जो संविधान संशोधन है, ये जो संविधान संशोधन है इनके संदर्भ में हमको जन भागीदारी बताना है। ठीक है, इसमें साथ में टॉपिक जुड़ा है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में क्या कहा कि हम इससे शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिर ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, ये यहां तक आपका सिर्फ मेंस में पूछा गया है, यानी ये क्वेश्चन आपको मेंस में बन के आ सकता है। ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है, इसलिए हम दोनों के हिसाब से देख रहे हैं। हमने क्या देखा था, पहला थोड़ा सा लिंक स्थापित कर लेते हैं अपने पिछले वीडियो से, यदि कोई डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया है तो। हमने क्या देख लिया था कि इसमें दो तरह, स्थानीय स्वशासन को हमने दो भागों में बांटा था। एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में बांटा था। ये सब चीजें हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। यदि आपको नहीं पता तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये चीजें आपको पता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमने देखा था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो थे, जिन्हें आप पंचायत कहते हो, उन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया था। अब संवैधानिक दर्जा मिल गया मतलब संविधान में इनकी व्यवस्था की गई होगी। तो इनकी व्यवस्था कहां पे की गई थी? तो हमने देख लिया था कि भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक इनके लिए जोड़े थे। ठीक है, हम आर्टिकल 243 देख चुके हैं। इसमें कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने आपको सारी बता दी। यदि उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, सिर्फ ग्राम सभा की परिभाषा जो थी वो मुख्य थी और बाकी तो सारी ऐसी ही थी। सिर्फ आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए, वो याद नहीं करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब इस वीडियो में हम आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक देखेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ चीज क्लियर करनी है, वो वहां पर छूट गई थी और मुझे मैसेज आया किसी का कि मैम उसका सन आपने नहीं लिखवाया है। तो एक समिति जब हम पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्थाओं के विकास में या उनकी पृष्ठभूमि में, तो एक पी के थुंगन समिति थी, तो इसका सन मैंने वहां पे नहीं लिखवाया है, तो ये 1988 है, ये आप वहां पे लिख लीजिए। यानी पी के थुंगन समिति कब बनी थी? 1988 को। ठीक है, चलिए, तो अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। मतलब आज के लिए हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें हम आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक के लिए कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और आएगी इन्हीं आर्टिकल में बीच में, राज्य निर्वाचन आयोग। चूंकि इन्हीं आर्टिकल में इसकी व्यवस्था है और ये जो टॉपिक है वो हमें प्री के यूनिट 10 में दिया है। जो आयोग हमें दिए हैं ना यूनिट 10 में, तो ये हम यहाँ पे उसके, इससे क्या फैक्ट निकल के आएंगे हमें उस वहां पे उस टॉपिक को कवर करने के लिए, तो हम ये चीज यहीं देख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला अनुच्छेद हमारा है अनुच्छेद 243। 243 ए या का, जैसा मैंने कहा पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं ये नंबरिंग के बारे में। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देख के आए हैं तो यहां मैं स्पष्ट कर देती हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले तो यही इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले यदि 243 ए लिख रहे हैं, मेंस की बात कर रही हूं मैं, प्री में तो आपको कोई लेना देना है ही नहीं, सिर्फ आंसर टिक करना है। मेंस की बात कर रही हूं, यदि मेंस में आप लिख रहे हो तो आप 243 ए इस तरह से लिखना, या फिर आप लिखना 243 का।
अच्छा, ये डैश भले लगा देना लेकिन ब्रैकेट मत लगाना इसमें, ठीक है, ना इंग्लिश मीडियम वाले लगाना ना हिंदी मीडियम वाले। ये आर्टिकल ऐसे ही है, इसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं है। यदि चाहो तो एक छोटा सा डैश आप लगा सकते हो। जैसे क्या होगा कि जब आप ओ बनाओगे तो हो सकता है ओ में वो जीरो जैसा ना लगे, तो आप वहां पे डैश करके इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। बाकी आर्टिकल में डैश नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, है ना। तो मेरा सजेशन ये है कि आप नंबरिंग इंग्लिश में ही इस्तेमाल कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी हम कुछ आर्टिकल की ट्रिक देखेंगे, यानी उन्हें लिंक करके याद करेंगे, तो उसमें वो आसानी बैठती है, वो आर्टिकल अपन को बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको ज्यादा सहूलियत इसमें है तो आप इस तरह का खा गा के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बताती दोनों चलूंगी, लेकिन आप इनमें से कोई एक इस्तेमाल करना, ठीक है, जो आपको सही लगे, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि इंग्लिश वाला यूज करना, क्योंकि इंग्लिश में हम जब आर्टिकल लिंक करेंगे तो हमें ज्यादा सही बैठेगी, सब सुविधा उसकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कुछ आर्टिकल से लिंक, कुछ नंबर से ही लिंक होके हमें आर्टिकल मिल जाएंगे, यानी उनके लिए ट्रिक मिल जाएगी हमको याद करने की, ठीक है। बस इतनी सी बात है। और वैसे भी ये थोड़ा सरल भी पड़ता है, ABCD, का खा गा में तो क्या पता भूल ही जाओ, है ना। तो ऐसा है। चलिए, तो इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। अच्छा, इस चीज के नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध नहीं कराऊंगी। क्यों नहीं कराऊंगी? क्योंकि टॉपिक बहुत छोटे छोटे से हैं और हम इसमें मतलब पॉइंट बहुत छोटे छोटे फैक्ट के रूप में ज्यादा निकल के आ रहा है ना, क्योंकि मेंस वालों के लिए यहाँ सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे फैक्ट निकल के आ रहे हैं, तो वो चीज मैं यही लिखवा दूंगी फिर उसके लिए, क्योंकि उसको भाई उसको फ्रेम वगैरह तो करना नहीं है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप सीधे टू द पॉइंट बात करोगे, उसमें क्या आंसर फ्रेम करोगे, ठीक है। तो मैं यही बता दूंगी कि 3 नंबर में आएगा तो क्या लिखना है और प्री के हिसाब से आपको किस तरह से याद रखना है, मतलब आपके नोट्स आपको किस तरह से तैयार करने हैं मैं यही बता देती हूँ। इसलिए मैं आप इसको दोबारा आपको टेलीग्राम पे नोट्स इसके लिए नहीं दूंगी, ठीक है। इस टॉपिक के लिए जिसका देना होगा मैं बता दूंगी। अब हमें नोट्स कैसे बनाना है आप वो देख लीजिए। तो देखिए, जो आपका रजिस्टर होगा उसमें क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए। तो थोड़ा इस साइड गैप थोड़ा कम रखना और इस साइड थोड़ा ज्यादा गैप रखना, ठीक है। नोट्स आपको इसी तरह बनाने हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं मैं वो बता देती हूँ। इस साइड हम क्या करेंगे कि ये जो आर्टिकल होंगे सारे 243 ए से लेके ओ तक, उन्हें हम शॉर्ट में लिखते चलेंगे और इधर उनके बारे में जो भी डिटेल हमारे काम की होगी वो लिखते चलेंगे। और यदि कोई 3 नंबर में उसको कैसे लिखना है मैं यहाँ वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि आपको जब भी डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो आप इधर पढ़ सकते हो। जब आपको चीजें डिटेल एक बार, क्योंकि वैसे भी जनरली क्या होता है, डिटेल हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो हमें सब चीजें पता होंगी कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ था। और डिटेल इतना कुछ हमें लिखने तो मेंस में आएगा नहीं, तो हमें शब्द सा रटने की तो उसे जरूरत है नहीं, सिर्फ हमको पता हो कि हाँ कुछ ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, तो वो हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें ध्यान रहने लगेगा। जब हमारे साथ पास में ऑप्शन आएगा प्री में तो हम अपने आप क्लियर कर लेंगे कि अच्छा हाँ ये चीज हमने पढ़ी थी, ये चीज उसमें, ये व्यवस्था उसमें थी या नहीं थी। अनुच्छेद जब डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि 243 ए में क्या था, तो उस हिसाब से आपको याद रखने में या बार बार रिवीजन करने में ये यहाँ पे हम शॉर्ट में नोट्स बनाते चलेंगे इस अनुच्छेद के, ताकि आपको अनुच्छेद बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। एक बार अपन अच्छे से उनको लिंक कर करके, कुछ आर्टिकल तो लिंक हो जाएंगे इस नंबरिंग से, तो हम इस तरह कुछ ट्रिक से उनको याद कर लेंगे, तो ताकि हमें ये आर्टिकल बहुत अच्छे से याद रहे। ज्यादातर आर्टिकल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो हमें वो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। डिटेल कभी कभार आती है तो वो हम यहाँ देख ही लेंगे और उसे 2-3 बार रिवाइज कर लेना तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भले आपको ऐसा लगे कि मैं भूल रहा हूं तो भूलने देना, जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ इस संबंध में व्यवस्था थी या नहीं थी, ठीक है। तो वो चीज है। चलिए, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे 243 ए में हम क्या लिख लेते हैं। अच्छा, मैं इंग्लिश की नंबरिंग इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको जो सही लगे वो करना। ए में क्या है, तो ए में ग्राम सभा जो होती है उसकी शक्तियां और कार्य दिए गए हैं। ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य यानी कार्य
ये यहां इतना ही आपको याद रखना है कि ए में क्या है, ग्राम सभा की शक्तियां हैं और कार्य हैं। ठीक है, इधर हमको क्या लिखना है, पहले तो मैं बता देती हूं, फिर भले ही मैं बोलते चलूंगी या लिखवाते चलूंगी, जो भी सही बैठेगा हम देख लेंगे, है ना। पहला अभी तो मैं लिखवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नोट्स किस तरह से बनाना है। तो इसमें क्या कहा गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ऐसी शक्तियों व कृत्यों का पालन करेगी जो राज्य विधानमंडल, मतलब उसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। ठीक है, यदि ये आर्टिकल 3 नंबर में लिखने आए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, और यही इस आर्टिकल की डिटेल है। ठीक है, तो हमसे क्या कहा है कि भाई एक तो ग्राम सभा कहां होगी, ग्राम स्तर पे होगी। ये जब हम परिभाषा देख रहे हैं तब हम देख ही चुके थे कि उस पंचायत क्षेत्र में जितनी भी मतदाता होंगे वो सब मिलके ग्राम सभा बनाएंगे। ठीक है, तो वो ग्राम सभा अपने ही पंचायत क्षेत्र में काम करेगी, है ना, और कहां पे, तो ग्राम पंचायत में होगी, है ना। ये हम देख चुके थे जब हम डेफिनेशन देख रहे थे। तो यही कहा है कि भाई ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों और कार्य करेगी, मतलब उन कृत्यों का और शक्तियों का पालन करेगी, कैसी, जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उनके लिए तय करता है। आई होप जो पहली बार पढ़ रहे हैं अभी पॉलिटी, उन्हें ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे। यदि नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी चीज पूछ लीजिए, कोई शर्म की बात नहीं है। क्या होता है कि जब हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ी तो ये शब्द हमें भी नहीं पता थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं होते। यदि राज्य विधानमंडल में किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूं कि जो राज्य की विधायिका होती है, जैसे केंद्र में विधायिका क्या हो गई, संसद, उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी राज्यों के लिए जो विधायिका होती है उसे हम बोलते हैं राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब राज्य विधानमंडल के वैसे तो ज्यादातर राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है जिसे आप विधानसभा के नाम से जानते हो। जिस राज्य में 2 सदन है विधायिका के, उसे आप वहां पर एक विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही सदन है और वो है विधानसभा। ठीक है, तो और भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। तो यही संविधान में क्या कह दिया है कि उसके शक्ति और कार्य ग्राम सभा के राज्य विधानमंडल विधि बना के, भाई विधायिका है वो, उसका काम ही विधि बनाना है, कानून बनाना है, नियम बनाना है, तो वो विधि बना के क्या कर सकती है, इनके लिए काम और शक्तियां निर्धारित कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो नोट्स आपके इस तरह ये तैयार करिए, मैं इसको हटा रही हूं। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 243B या खा। ठीक है, क्या है भाई ये, तो देखिए इसमें क्या है 243B में, तो इसमें है पंचायतों का गठन। ये शॉर्ट में आपको इतना ही लिखना है। अब जैसे मैं कह रही थी कि कुछ आर्टिकल हमारे लिंक हो जाएंगे, जिसे हम लिंक करके या ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो देखो बी से क्या याद रख सकते हैं कि बनना, है ना, यानी पंचायतें बन रही हैं, है ना, क्या हो रही हैं, पंचायतें बन रही हैं, यानी गठन हो रहा है उनका। ठीक है, ऐसा याद रह सकता है। 243B में हमको पूरा क्या लिखना है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती, ये मैं अभी आज समझा रही हूं, आप लिख लीजिए, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर इस भाग, यानी भाग 9 जो होगा उसके अधीन रहते हुए, यानी उसके उपबंधों के अनुसार, इस भाग के उपबंधों
के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, क्या कहा गया है 243 बी में कि भाई 3 स्तर पे पंचायतें होंगी प्रत्येक राज्य में। एक होगा ग्राम स्तर, दूसरा होगा मध्यवर्ती स्तर। हम जब परिभाषाएं देख रहे थे तो हम देख चुके थे कि मध्यवर्ती स्तर कौन सा होगा, वो उस राज्य का राज्यपाल तय कर देगा अधिसूचना द्वारा। ठीक है, और एक होगा जिला स्तर। मतलब ये चीज आप लिखना मत, आपको लिखना सिर्फ इतना है, मैं आपको समझा रही हूं कि यानी 3 स्तर पे होंगे। तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से सिर्फ हमें मतलब है, तो हमारे यहाँ ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है। मध्यवर्ती स्तर हमारे यहाँ ब्लॉक माना गया है, और ब्लॉक में जो पंचायत होती है उसे हमारे यहाँ जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। यानी हमारी मध्यवर्ती स्तर कौन सा हो गया, तो ब्लॉक हमारे यहाँ हो गया। हमारे यहाँ ब्लॉक स्तर पे मध्यवर्ती पंचायतों की स्थापना की जाती है, और जिन्हें हम जनपद पंचायत के नाम से जानते हैं। और जिला स्तर पे हमारे यहाँ जिला पंचायत होती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 स्तर पे प्रत्येक राज्य में क्या होगा, पंचायतों का गठन किया जाएगा। इस भाग मतलब भाग 9 अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। यदि आप मेंस में ये चीज लिख रहे हो तो आप इस भाग की जगह आपको क्या लिखना है कि इन तीनों स्तर पर संविधान के भाग 9 के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, इसमें एक चीज और कही गई है, क्या है वो, तो मैं इसको हटा देती हूं। क्या कहा गया है कि भाई ये चीज चाहो तो आप सिर्फ नोट डाल के एक फैक्ट के रूप में लिख लीजिए, इसमें मत जोड़ना। इसमें 3 नंबर में आए तो सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। लेकिन इसमें संविधान में एक और बात कही गई है। क्या कहा गया है कि यदि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वो चाहे तो अपने यहाँ मध्यवर्ती स्तर की पंचायत गठित ना करें, है ना। मतलब उन्हें जरूरत नहीं है मध्यवर्ती। वैसे सब राज्यों की बोल दिया कि प्रत्येक राज्य को अब 3 स्तरीय करना है। भाई हम पिछले वीडियो में ही ये डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इन्हें संवैधानिक दर्जा देने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि कहीं भी एक रूपता नहीं थी। कहीं 2 स्तरीय थी, कहीं 3 स्तरीय, कहीं 4 स्तरीय। तो इसलिए संविधान में स्पष्ट कह दिया कि नहीं, अब हर राज्य में 3 स्तर पे ही होगी। ठीक है, वो 3 स्तर पे होगी। और आगे ये भी कह दिया कि ठीक है, 20 लाख से जहां जनसंख्या कम है वहां आप क्या कर सकते हो, मध्यवर्ती स्तर वाला जो है वो स्किप कर देना, भले मध्यवर्ती स्तर पे आप गठित मत करना। ठीक है, तो यही चीज कही है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला क्या है। अगला अनुच्छेद क्या है, तो 243C। अच्छा, यहां ब्रैकेट वगैरह कुछ यूज मत करना, ये अनुच्छेद ऐसा ही है। तो अनुच्छेद 243C या 243 गा क्या है, इसमें दी है पंचायतों की संरचना। ठीक है, तो वही बात है, इधर हम सिर्फ क्या लिख लेंगे, पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243C। अच्छा, मैं बार बार ना भी लिखा हूं तब भी आप लिखते चलिए जो मैं बोलते चल रही हूं, पंचायतों की संरचना। बस इतना सा ही लिखना है आपको, है ना, ये शॉर्ट में। अच्छा, मैंने इसको ऐसे लिंक करके याद किया है, संरचना सी संरचना। ठीक है, तो ऐसे मुझे इस लिंक से याद रहा। आप यदि इस तरह से याद रख सकते हो तो आप भी रखिए। तो मध्य प्रदेश में संरचना कैसी है पंचायतों की, ये तो जब हम अभी मध्य प्रदेश की पंचायतें पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे। ठीक है, तीनों स्तर पे कितनी जनसंख्या पे गठित होंगी, कितने सदस्य होंगे, किस प्रकार, कौन मुखिया होगा, कौन अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, ये सब अभी हम क्या पढ़ेंगे, पंचायतें। हमें मध्य प्रदेश का ऐसे ही काम है, हमें पूरे भारत की नहीं पढ़ना है, हर राज्य की नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, तो हमें मध्य प्रदेश की पढ़ना है। तो वो यहाँ आपके अनुच्छेद में लिंक ना टूटे, इसलिए मैं बीच बीच में नहीं बता रही हूँ। ये सिर्फ पहले आप अनुच्छेद कंटिन्यू कर लीजिए, फिर हम अलग से उनका मध्य प्रदेश के बारे में हम अलग से चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना ही लिखना है। सी में संरचना है, इधर आपको क्या लिखना है पूरा। तो वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमको सिर्फ 3 नंबर के हिसाब से, या हमें सिर्फ पता हो कि इस अनुच्छेद में मुख्यतः क्या कहा गया है, हम सिर्फ वो देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी राज्य का विधानमंडल जो है, किसी राज्य
का विधानमंडल, अब आप समझ रहे होंगे राज्य का विधानमंडल मतलब क्या है ना। तो किसी राज्य का विधानमंडल अपने यहां पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि द्वारा उपबंध कर सकता है। मतलब विधि बना देगा, कानून कोई बना देगा, अधिनियम बना देगा कि इस संबंध में इस प्रकार की इनकी क्या होगी, संरचना होगी, है ना। तो क्या कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल अपने यहाँ, मतलब उस राज्य का विधानमंडल होगा वो अपने ही राज्य के लिए बनाएगा, ठीक है। तो उसी के अपने राज्य में ही क्या करेगा, पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि द्वारा उपबंध कर सकता है। 3 नंबर में यदि लिखने आए तो आपको इतना ही लिखना है। इसके आगे और भी चीजें हैं, वो हमारे काम की नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए। मेन तो आपको, यदि आप इतना भी लिखे आओगे ना कि इसमें कुछ याद नहीं आए, तो कि इसमें पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान किया है, तो उतने में भी आपको 2-2.5 तो वो, यदि पूरे 3 नहीं देगा तो 2-2.5 तो देगा ही। तो तभी मैं इस पे जोर ज्यादा दे रही हूँ कि ये आपको याद होने चाहिए। ये तो सिर्फ आपको पूरा भाई लिखा क्या है और हमारे प्रॉपर नोट्स क्या होंगे उस हिसाब से मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और कही गई है, चाहे तो लिख लो और या फिर सिर्फ दिमाग में रखना कि भाई क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि निर्वाचन क्षेत्र है या सदस्यों की संख्या है या मुखिया कैसे चुना होना है, अध्यक्ष कैसे चुना होना है, इस संबंध में एक ही राज्य में अलग अलग व्यवस्था नहीं हो सकती। मतलब उस राज्य में विधि द्वारा एक ही व्यवस्था आपको करनी है, ये संविधान में कहा है कि कर तो राज्य विधानमंडल सकता है, मतलब राज्य विधानमंडल विधि बना के इनकी संरचना वगैरह तय कर सकता है, लेकिन उसको ये बात ध्यान में रखनी होगी, ये संविधान में कहा है कि सबकी क्या हो, उस राज्य में जितनी भी पंचायतें हो उनका सबके लिए सेम उपबंध हो। ऐसा नहीं है एक पंचायत के लिए कुछ और उपबंध है, दूसरे के लिए कुछ और उपबंध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक रूपता होनी चाहिए उस राज्य में, ठीक है, ये कहा गया है बस, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका, ये अनुच्छेद हमारा सी हो गया। अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 243 डी या घ, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है, ये तो छोटा सा ही है, मतलब इसमें फालतू की चीजें बहुत कुछ कही गई हैं, जो मुख्य बात कही है हमको सिर्फ वो ही निकालना है, उसी से हमें मतलब है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें पंचायतें जो होंगी, पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण है, ठीक है। तो चाहे तो आप उधर, जब इधर की साइड लिख रहे हो तो शायद सिर्फ आप इतना लिख लो कि SC ST और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। भाई 243 ओ तक पंचायतें ही चलेंगी, तो इतना तो आपको याद रहेगा ही सरी, और ये पूरा ही लिख लो। इतना ही आप 3 नंबर में सिर्फ लिख के आ जाओगे कि पंचायतों में अनुसूचित। अच्छा, ये जब आप मेंस में लिखोगे तो ये चीज आपको नहीं लिखनी है, फिर आप यहाँ पे पूरा लिखोगे अनुसूचित जाति एवं जनजाति, ठीक है। तो ये मेंस में ये चीज याद रखना, और जब शॉर्ट में लिख रहे हो तो यही लिख लो SC ST और महिलाओं के लिए आरक्षण, ठीक है, डी में। अच्छा, मैंने ये कैसे याद रखा है, किस तरह से लिंक किया है, तो डी से डिजर्व हो गया, है ना, डिजर्व, और आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, यानी ये सीटें किसके लिए रिजर्व हो गई, तो SC ST के लिए हो गई, महिलाओं के लिए हो गई। तो मैंने डिजर्व रिजर्व ऐसे याद रखा है, तो आप भी चाहो तो ऐसे लिंक करके याद रख सकते हो, ठीक है। डी से डिजर्व और डी से, इस डिजर्व से ही लिंक कर सकते हैं हम रिजर्व। किसके लिए रिजर्व है, SC ST और महिलाओं के लिए, ठीक है। तो मैं कह चुकी हूं कि जब आप 3 नंबर में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि पंचायतों में, चाहे तो आप अलग अलग यही लिख लीजिए, चाहे तो सिर्फ याद रख लीजिए
कि हमको वहां क्या लिखना है। तो पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 243 डी में या घ में। ठीक है, लिख लोगे ये चीज। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और कही गई हैं, वो मैं आपको बता देती हूं, चाहो तो आप पॉइंट डाल के लिख लीजिए। 3 नंबर का आपका या शॉर्ट में याद रखने के लिए आपका इतना ही काम का है, लेकिन ये चीज आप याद रखना, कभी कुछ तरह से क्वेश्चन ऐसा कुछ कथन वगैरह आ जाते हैं तो। इसमें संविधान में आगे कहा गया है कि जो रिजर्वेशन ये दिया जा रहा है वो कैसा दिया जा रहा है, तो वो चक्रीय क्रम में दिया जा रहा है। चक्रीय क्रम क्या होता है भैया, मतलब मान लो ये ए कोई पंचायत थी, यहां इस बार सीट एससी की आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां हमेशा सीट एससी के लिए ही आएगी, अगली बार एसटी के लिए आ सकती है, फिर महिला के लिए आ सकती है, ठीक है, फिर अनरिजर्व के लिए आ सकती है ना। तो इस तरह से ये चक्रीय क्रम में चलता रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार एससी के लिए आ गई फिर दोबारा से एससी के लिए, ऐसी नहीं है, चक्रीय क्रम में चलता है, एक बार एससी एसटी फिर महिला फिर अनरिजर्व, है ना। और जहां ओबीसी जनसंख्या है तो उन्हें ओबीसी को भी आरक्षण दिया गया है। अपने यहाँ पे संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन सब राज्यों ने क्या करा है, जिनके यहाँ ओबीसी है उन्होंने ओबीसी को आरक्षण भी दिया है, तो उन्होंने ओबीसी के लिए भी सीट आती है, ठीक है, लेकिन संविधान में ओबीसी की बात नहीं करी गई है। इस अनुच्छेद 243 डी में सिर्फ एससी एसटी और महिलाओं की बात कही गई है कि इनके लिए सीटें रिजर्व है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो एक तो यही कहा गया है कि आरक्षण कैसा होगा, चक्रीय क्रम में होगा। दूसरी ये चीज कही गई है कि जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा तो वो कितना होना चाहिए, तो कम से कम 1/3 आरक्षण तो आप महिलाओं को दो, ऐसा कहा गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितना दिया गया है, तो मध्य प्रदेश में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। ये फैक्ट भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, तो 50%, ठीक है, तो ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ इस अनुच्छेद में सिर्फ यही बातें कही गई थी, हमें 3 नंबर में लिखने के लिए इतना काम का है। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हौच पौच से कंफ्यूज मत होना। हमें लिखना क्या है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है अनुच्छेद 243 डी, ठीक है। शॉर्ट में आप इतना लिख लीजिए, एससी एसटी और महिलाओं को आरक्षण, ठीक है, इधर लाइन के इधर जब शॉर्ट में आप लिख रहे हो ऐसे, ठीक है। अब आप समझ गए हो किस तरह से लिखना है, तो आप लिखते चलिए इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 243 ई या ड़ा। क्या है ये, तो देखिए 243 ई में क्या है, इसमें है पंचायतों की अवधि यानी कार्यकाल आदि। अभी आदि क्यों जोड़ा है, क्योंकि और भी चीजें हैं, सिर्फ अवधि की बात नहीं कही है, तो और क्या चीजें हैं वो अभी हम यहां देख लेंगे। हमको शॉर्ट में सिर्फ इतना याद रखना है कि इनकी अवधि की बात कही है, और बाकी जो चीजें इससे रिलेटेड ही हैं, तो यदि आ भी जाएगा तो आपको याद आ जाएगा कि कौन से आर्टिकल में कही होंगी ये बातें, ठीक है। अच्छा, मैंने ये आर्टिकल कैसे लिंक करके याद रखा है, तो ई जो होती है वो 5 नंबर पे आती है अल्फाबेट में, भाई ए बी सी डी ई 5 नंबर पे आती है ना, तो 5 नंबर पे आती है। और इनका जो पंचायतें जो होती है इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि भाई 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, यानी 5वें नंबर यानी ई में इनके कार्यकाल की बात कही है, ठीक है। तो ये ऐसे आप भी याद रख सकते हो। और कोई ट्रिक बन जाए आप और किसी में यदि आप अब तक बनाते आए हो या आपको ऑलरेडी याद है, तो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूं, वो फिर आपको जिस तरह से याद है आप वैसे ही याद रखिए, जबरदस्ती की चीजें मत, एक्स्ट्रा मत बढ़ाइए अपने लिए, ठीक है। चलिए अब यहां हमको क्या लिखना है, तो देखो
3 नंबर में तो हम क्या लिख लेंगे वो अभी हम देख लेंगे। पहले इसमें कुछ चीजें कही गई हैं, इस अनुच्छेद में काफी इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट इसमें कहे गए हैं, तो हम पॉइंट डाल के पहले वो सारे फैक्ट लिख लेते हैं इसके। ठीक है, तो पहला क्या कहा गया है कि जो पंचायतों की अवधि होगी, यानी प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी। ठीक है, ये कहा गया है। प्रथम अधिवेशन मतलब पहली बैठक, मान लो चुनाव हो रहे थे, सबके पहले तो सब पंचायतों के चुनाव हो गए। ठीक है, उनके सदस्य चुन गए, उनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन गए हैं, उनका सरपंच चुन के आ गया, सब चुन के आ गए हैं, और जो पहली बैठक होगी उसकी तारीख से लेके 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। पहला तो हमसे यही कहा गया है। ठीक है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं इसमें, दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पंचायतें होती हैं वो 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती हैं। ये फैक्ट आप लिखते चलिए, है ना, चाहे तो पहले समझ लीजिए, फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करके दोबारा में लिख लेना, है ना। तो 5 वर्ष से पहले, ये मतलब ये 5 साल का इनका कार्यकाल होगा, लेकिन संविधान में कहा है कि पहले भी विघटित हो सकती है। अब पहले कैसे विघटित हो जाएंगी, तो ये किस प्रकार तय होगा भाई कि पहले कैसे विघटित हो गई, तो उस राज्य का जो विधानमंडल होगा, है ना, यानी राज्य की विधानमंडल जो होगा वो भाई नियम या विधि बना के वो तय कर देता है कि हमारे राज्य की पंचायतें जो होंगी वो किस प्रकार या किस आधार पर विघटित हो जाएंगी। तो ये हर राज्य का अपने अपने यहाँ अलग अलग व्यवस्था हो सकती है, या हो सकती है एक ही हो, लेकिन हम अपने यहाँ मध्य प्रदेश में क्या व्यवस्था है हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। बाकी ये चीजें हमारी वैसे ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता हो एक चीज, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, कभी बाई चांस कहीं सामने फंस जाए तो, है ना। तो हमारे यहाँ 2 प्रकार से विघटित होती हैं। कैसे होती हैं, तो मान लो हम ग्राम पंचायत का उदाहरण ले लेते हैं। तो जैसे सरपंच का पद खाली हो गया, अब सरपंच कैसे चुने हो रहे थे, प्रत्यक्ष निर्वाचन में। मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन में आपने देखा होगा कि सरपंच का सीधा निर्वाचन होता है, सरपंच को जनता सीधे चुनती है। ठीक है, और जबकि जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, और जिला पंचायत के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें उनके सदस्य चुनते हैं, लेकिन उन सदस्यों को हम चुन के भेजते हैं। ठीक है, 18 साल की आयु आपकी है तो आप पंचायत में भी के निर्वाचन में भी आप वोट डाल सकते हो, आप सरपंच को सीधे चुनते हो। तो यदि सरपंच का पद खाली हो गया, है ना, एक व्यवस्था ये होती है। अब ये पद खाली कैसे हो जाएगा, हम ग्राम पंचायत का उदाहरण ले रहे हैं। ठीक है, वो आपको बहुत बेसिक से वहां पे अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मैंने ग्राम पंचायत का उदाहरण लिया है। तो मान लीजिए कि ये आपका सरपंच का पद खाली हो गया। अब सरपंच का पद कैसे खाली हो जाएगा, तो एक तो मान लो हो सकता है इसकी मृत्यु वगैरह हो गई हो तब खाली हो गया होगा, तो भी पंचायत विघटित हो जाएगी, क्योंकि भाई मुखिया ही नहीं रहा पंचायत का, तो पंचायत चलेगी कैसे, और सदस्य अपने में से तो बना नहीं सकते, जनता को फिर से ही चुनना होगा, तो फिर से सरपंच का निर्वाचन तो करवाना पड़ेगा ना, है ना। तो पंचायत, यदि सरपंच का पद खाली हो गया है किसी भी कारण से, मान लो उसकी मृत्यु हो गई, तो पंचायत विघटित हो जाएगी। एक हमारे मध्य प्रदेश में हमको राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया है। मतलब जो जनता चुन के भेज रही थी सरपंच को या इन पंचायतों के सदस्यों को, वो जनता इनको वापस भी बुला सकती है।
ये व्यवस्था मध्य प्रदेश में की है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया है। तो ये फैक्ट आप कहीं भी लिख लीजिए। ये चीज, ये सब बताने का यही पर्पस है कि क्योंकि इससे कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। तो वैसे मैं चाहती तो डायरेक्ट फैक्ट लिखवा देती, लेकिन उस चीज को मैं समझा देती हूँ। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने जनता को राइट टू रिकॉल का, स्थानीय स्वशासन में राइट टू रिकॉल का अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो हम उसको बुला सकते हैं। इसकी लंबी प्रोसेस है, वैसे अपने काम की नहीं है, लेकिन यदि जानना चाह रहे हो तो मैं बता देती हूँ। अपन क्या करेंगे, देखो जनता, जैसे उस पंचायत की ज्यादातर लोगों ने क्या करा, कलेक्टर को जाके आवेदन दे दिया कि हमें अपना सरपंच हटाना है। कलेक्टर क्या करता है, एक कमेटी गठित करता है। यदि कमेटी ये पाती है कि हाँ, जिस आधार पर लोग इसे हटाना चाह रहे हैं वो सही है, तो वो राज्य शासन से क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं कि भाई इस पंचायत में ये आवेदन आया है और उसे हटाना है। राज्य शासन, जो राज्य निर्वाचन आयोग अभी आएगा, जो इनके चुनाव कराता है पंचायतों के, उससे बोलेगा और वो निर्वाचन जैसे ही क्या करते हैं, प्रक्रिया आयोजित करता है। और वहां अब हमको किसके लिए वोट डालना होता है, अब हमें सरपंच चुनने के लिए वोट नहीं डालना है, उसमें हमको सरपंच को हटाने के लिए वोट डालना है। और यदि वहां पे जनसंख्या के एक बड़े भाग ने ये तय कर दिया है, यानी बहुमत ने ये तय कर दिया है कि हमें सरपंच हटाना है, तो वो सरपंच हट जाएगा, तो भी पंचायत विघटित हो जाएगी। ठीक है, काम का नहीं है, इतनी सारी चीजें याद मत रखना, वो तो मैं जस्ट आपको बताने के लिए, बस कि हाँ आपको पता हो इसलिए बता रही हूं। एक हो सकता है यदि 2/3 सदस्य जो हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ले आए। यदि इस सरपंच को हटाने के लिए 2/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो भी इस सरपंच को हटाया जाएगा। इसकी भी एक अपनी प्रोसेस होती है, वो हमारे काम की नहीं है। तो ये इसके आधार पे भी सरपंच हट जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब पंचायत को गठित हुए 2 वर्ष पूरे हो गए हों, उसके बाद ही ला सकते हैं। ऐसा नहीं है आज सरपंच चुना हो गया और दूसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव ले आए, ऐसा नहीं हो सकता। 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आप उसे हटाने का प्रस्ताव ला सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीज थी। वैसे ये आप चाहो तो लिख लो, ये राइट टू रिकॉल वाला फैक्ट जरूर लिख लेना कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन में जनता को राइट टू रिकॉल का अधिकार प्रदान किया गया है। बस ये फैक्ट लिख लो, बाकी आपकी कोई काम की चीज नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। आगे इस अनुच्छेद में क्या कहा है, तो मैंने क्या कहा कि भाई 5 वर्ष से पहले भी विघटित हो सकती है, और ये कौन तय करता है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, अब विघटित हो जाती है तो क्या स्थिति होती है, हम वो देख लेते हैं, क्योंकि विघटित हो गई तो फिर से चुनाव करवाने पड़ेंगे, है ना। चलिए, तो इसको मैं यहां से हटा रही हूं, ये चीजें आप लिख लीजिए। अगला पॉइंट, उसी में जो हम पॉइंट लिख रहे थे उसमें क्या है, अगला पॉइंट कि क्या कहा गया है कि ठीक है, यदि वो विघटित हो गई, या आप पंचायतों के निर्वाचन कब कराओगे, है ना, इस तरह से लिख लीजिए इस पॉइंट को, पंचायतों के निर्वाचन, है ना। इस हेडिंग के साथ अगला पॉइंट लिख लीजिए। तो इसमें क्या कहा है कि एक तो आपको निर्वाचन क्या करना है, जैसे ही इनकी 5 साल की अवधि यदि पूरी हो गई तो उससे पहले ही करवा लेना है। तो पहला लिख लीजिए कि 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व, मतलब यदि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है पंचायतों का, वो पूरे कार्यकाल पूरा कर रही हैं, तो अगले चुनाव हमको 5 वर्ष से पहले ही, मतलब कुछ टाइम पहले ही करवा लेने चाहिए, ताकि जैसे ही वो विघटित हो, मतलब वो पंचायत खत्म हो, तो अगली पंचायत आ जाए। ठीक है, और वो उसकी अवधि इसलिए प्रथम अधिवेशन से मानी गई है 5 साल, क्योंकि भाई वो चुन के आ जाएगी, उसके बाद तो उसे 5 साल, पता चला 1 महीना बचा हो अगली पंचायत के लिए, तो वो जब तक पुरानी पंचायत काम कर रही है तो वो तो कर ही नहीं रही है, तो उसका 1 महीना तो ऐसे ही कम हो जाएगा। तो इसलिए पहली बैठक के 5 साल के लिए अवधि माना गया है। ठीक है, तो एक तो निर्वाचन आपको कब करवाने होंगे,
हर 5 साल में करवाने होंगे और आप कोशिश करो कि भाई 5 साल की अवधि पूरी होने वाली है उससे पहले ही करवा लो, तो जिससे वो जो पुरानी पंचायत समाप्त हो तो नई पंचायत उसी टाइम से आ जाए। दूसरा क्या कहा गया है कि यदि वो बीच में विघटित हो गई, मान लो, है ना, तो विघटित होने की स्थिति में क्या होगा? विघटित होने की स्थिति में 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। ठीक है, ये कहा है कि यदि मान लो बीच में विघटित हो गई तो आपको क्या करना है? आपको फिर 6 महीने के भीतर चुनाव कराना है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है कि जो नई पंचायत आएगी, मतलब जो विघटित होने के बाद जो नई पंचायत आएगी, विघटित होने के बाद आने वाली पंचायत शेष अवधि का कार्यकाल पूरा करेगी। ये क्या लिखा है वो मैं बता रही हूं, देखिए, ये अगला पॉइंट आप ये लिख लीजिए। तो इसमें क्या कहा है, मैं इसको मिटा देती हूं, आई होप आपने ये चीजें लिख ली होंगी, है ना। ये क्या कह रही है, तो इसमें ये कहा गया है कि मान लो कोई पंचायत थी और उसने अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, ठीक है, अब वो विघटित हो गई, तो जो अगली पंचायत आएगी वो 1 साल के लिए आएगी। और इन 4 सालों में भी हमने क्या देखा था कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराने हैं, तो मान लो 6 माह तो इसके किस में चले गए? चुनाव कराने में। तो अब अगली पंचायत सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेगी, यानी वो अगले 5 साल के लिए नहीं आएगी, वो ये बचे हुए टाइम के लिए आएगी। ठीक है, आप चाहो तो एक चीज यहां पे नोट डाल के लिख लीजिए इसी पॉइंट के नीचे कि यदि 6 माह से कम का टाइम बचा है, माह से कम अवधि बची है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। ये क्यों कहा गया है संविधान में, क्यों कही गई है ये बात? तो देखो, इसलिए कही गई है कि मान लो वो अपने 4 साल और 6 माह का कार्यकाल कोई पंचायत पूरा कर चुकी और अब वो विघटित हो गई, तो कितना टाइम बचा अब उसके कार्यकाल को? 6 माह। अब 6 माह में ही चुनाव कराने हैं, तो मान लो उसने चुनाव करा भी दिए 6 माह के 2-4 दिन पहले, है ना, तो क्या अगली पंचायत से 2-4 दिन के लिए बन के आएगी? भाई राज्य निर्वाचन आयोग अच्छे खासे संसाधन खर्च करता है इतने बड़े चुनाव को, किसी भी चुनाव को कंडक्ट कराने में, तो क्या वो 4-5 दिन के लिए पंचायत बनाने के लिए करेगा? नहीं ना। तो इसलिए वैसे प्रैक्टिकली तो ये होता है कि मान लो यहाँ 7 महीने भी हुए तो भी नहीं करवाता है निर्वाचन आयोग, क्योंकि 1 महीने के लिए पंचायत गठित करवाएगा क्या, है ना। तो ऐसा भी, लेकिन संविधान के लिए कहा गया है कि 6 माह से कम का समय बचा है तो आप चुनाव मत करवाओ, फिर आप अगली ही पंचायत के लिए 6 महीने निकल जाने दो, तब तक वो सदस्य और उप सरपंच मिलके गांव की व्यवस्था संभाल लेंगे और 6 माह निकाल दो और फिर उसके बाद नई पंचायत के लिए ही निर्वाचन कर देना जो अगले 5 साल के लिए आनी है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा गया है, इसलिए यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि 6 माह से या 6 माह का टाइम बचा है तो निर्वाचन 6 महीने के अंदर कराने की जरूरत नहीं है, है ना। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये इतनी ही बातें कही हैं अनुच्छेद 243 में। ठीक है, अच्छा, अब यदि अनुच्छेद, चूंकि इसमें इतने सारे पॉइंट हैं, आप यदि 3 नंबर में आएगा तो क्या बोलोगे? तो जैसे हमने हेडिंग देखी थी कि इसमें
मेन अवधि के बारे में कहा है, तो आप उसका जरूर मेंशन कर देना, भले फिर कुछ और चीज जोड़ना चाहो तो जोड़ देना। इस प्रकार लिख सकते हो ना कि इसमें क्या किया गया है, अनुच्छेद 243 में या ड़ में क्या व्यवस्था है कि पंचायतों का, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल अपने प्रथम अधिवेशन से 5 वर्ष तक के लिए होता है, हालांकि ये उससे पहले भी विघटित हो सकती है। इतना लिख देना तो आपका काम हो जाएगा, है ना। आपने जो भी इसमें सार है वो सब कह दिया अपनी 2-3 लाइन में, ठीक है। अब फिर इतनी हमारे पास शब्द सीमा ही नहीं है कि हम उन्हें एक एक चीज एक्सप्लेन करें, है ना, और अपना भी टाइम वेस्ट जाएगा फालतू की चीजें लिखने में। जो मुख्य बात थी वो हमने लिख दी अनुच्छेद में, हमारा काम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का अनुच्छेद क्या कहता है। अगला अनुच्छेद है हमारा 243F या 4। ये क्या है, तो देखो जो नोट्स में आप इधर लिख रहे हो तो आप इधर लिख लीजिए सिर्फ 243F डाल के सदस्यों की निर्भरताएं। अब सदस्य किसके, तो पंचायतों के होंगे, क्योंकि ए से लेके ओ तक हमारे पंचायत चल रही है। यदि कंफ्यूजन हो तो यहां लिख लीजिए कि पंचायतों के सदस्यों की, है ना, पंचायतों के सदस्यों की निर्भरताएं। अब मैंने ये कैसे याद किया है, देखो निर्भरताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन, और आप किसी भी चीज के लिए यदि आप अयोग्य हो, डिस्क्वालिफाइड हो, तो मतलब आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो एफ से फेल, है ना। तो मैंने ऐसे याद रखा है इसको, आप चाहे तो भी आप भी रख सकते हैं, यानी एफ फेल, फेल हो गए आप यानी डिस्क्वालीफाई हो गए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो पंचायतों की सदस्यों की निर्भरताओं के बारे में कहा गया है। इधर हमको क्या लिखना है, तो इधर देखो 3 नंबर में क्या लिखना होगा मैं वो आपको बता दूंगी। पहले इसमें क्या क्या कहा गया है अनुच्छेद में, हम वो पॉइंट वाइज वो लिख लेते हैं पूरी चीजें, है ना। उस चीज को 3 नंबर में शॉर्ट करके आप क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें 3 चीजें कही गई हैं। पहला क्या कहा गया है कि जो सदस्यों की निर्भरताएं होंगी, सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में जो भी नियम या विधि जो भी बनाना होगा, संबंध में राज्य का विधानमंडल उपबंध कर सकता है। तो सदस्यों की निर्भरताओं के संबंध में राज्य का विधानमंडल उपबंध कर सकता है, संविधान में ये कहा है, ठीक है, कि भाई बना इस तरह से कि क्या क्या उन लोगों की निर्भरताओं यानी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाएगा, ये हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या पॉइंट कहा है, आगे क्या चीज कही है इसमें कि कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्हक नहीं होगा, मतलब इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि वह 25 वर्ष की आयु से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ये लिख लीजिए, मतलब क्या कहा है, दूसरा पॉइंट क्या कहा है इस अनुच्छेद में कि ये राज्य विधानमंडल ये तो तय कर सकता है कि उनकी निर्भरताएं क्या होंगी, यानी उनकी अयोग्यता, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी, ये तय तो कर सकता है, लेकिन संविधान में ये स्पष्ट कह दिया कि सिर्फ तुम उसे इस आधार पे अयोग्य नहीं बता सकते कि वो 25 वर्ष की आयु से कम आयु का है। और कब नहीं कह सकते, यदि उसने 21 वर्ष पूरी कर ली है। कुल मिला के बात यह है कि यदि आपको निर्वाचन लड़ना है, चुनाव लड़ना है पंचायतों में जाके, तो आप 21 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हो तो आप अयोग्य नहीं होंगे,
ठीक है, मतलब आप किसी भी पंचायत का सदस्य, सरपंच का चुनाव यदि आपको लड़ना है, आपको सरपंच बनना है, किसी भी पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ना है, तो आप 21 वर्ष की आयु यदि आपकी पूरी हो गई तो आप लड़ सकते हो। फिर आपको अयोग्य नहीं माना जाएगा, भले ही आप 25 वर्ष की आयु के कम के हो। ठीक है, तो ये ही कहा है अगले पॉइंट में। एक पॉइंट और कहा है इसमें, एक बात और कही है, वो हम लिख लेते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसको हटा रही हूं। अब ये अगला पॉइंट इसमें क्या कहा गया है, अनुच्छेद 243F में क्या बात कही गई है कि ठीक है, यदि कोई सदस्य, पंचायत का कोई भी सदस्य अयोग्य है तो ये तय कौन करेगा, है ना। तो राज्य विधानमंडल क्या करता है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा किसी प्राधिकारी को यह शक्ति दे देता है कि वह किसी सदस्य की निर्भरता के प्रश्न का विनिश्चय करे। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो राज्य विधानमंडल होगा वो क्या करेगा, विधि बना के, एक बार विधि बना देगा और किसी प्राधिकारी को ये शक्ति दे देगा कि आप तय करो कि कोई सदस्य अयोग्य है कि नहीं है, और किस रीति से करना है वो भी यही राज्य विधानमंडल तय कर देगा कि इस रीति से आपको इसकी जांचना है और फिर आपको इस घोषित करना है कि वो अयोग्य है कि नहीं है। तो अगला पॉइंट आप ये लिख लीजिए, ये आपका अनुच्छेद F पूरा हो गया। अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद हमारा है 243 जी या शा, हिंदी में नंबरिंग आएगी। इसमें हमने क्या लिखना है, इसमें शॉर्ट में हमें इधर क्या लिखना है, 243 जी में पंचायतों की शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। ठीक है, अब इस चीज को मैंने कैसे लिंक करके याद किया है कि देखो जी, तो किसी को कोई भी पावर होती है, कोई भी अथॉरिटीज उसके पास होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे सम्मान के साथ बात करते हैं, मतलब जी लगा के बात करते हैं। तो मैंने इसकी पावर, मतलब पंचायतों की जो भी पावर होंगी, अथॉरिटीज होंगी, या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होंगी, तो उनको कैसे याद किया है कि भाई जी में पावर है ना, यानी किसी के पास पावर होगी तो हम उससे सम्मान देंगे, जी करके बात करेंगे, है ना, तो वैसा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें, इस अनुच्छेद में हमसे क्या क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, या हमें नोट्स में क्या लिखना है, और 3 नंबर में आया तो क्या लिखना है ये देख लेते हैं। तो क्या है भाई, अब यदि हमें इसे 3 नंबर में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि पंचायतें जो हैं, पंचायतें ऐसे उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व शक्तियों शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग कर सकेंगी जो उन्हें संविधान के या संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संबंध में सौंपे गए हैं। ठीक है,
ये 3 नंबर में भी लिख सकते हो, आपके नोट्स में भी ये चीज आप लिख के रख सकते हो। ये चीज मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में ही बता दी थी कि संविधान में क्या है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय पंचायतों के लिए निर्धारित करे हैं। इन्हीं के संबंध में क्या करता है राज्य विधानमंडल, इन्हीं के संबंध में कोई भी योजना तैयार करना हो, कोई भी काम करना हो, इस विषयों के संबंध में आर्थिक विकास या सामाजिक विकास की कोई योजना बनानी हो, इसी से रिलेटेड योजनाएं या इसी से रिलेटेड शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडल इनको सौंपता है। ठीक है, तो 29 विषय हैं इनके 11वीं अनुसूची में, तो उन्हीं शक्तियों का प्रयोग ये पंचायतें करती हैं। ठीक है, तो पंचायतें ऐसे उत्तरदायित्व, शक्तियों व प्राधिकार का प्रयोग कर सकेंगी जो उन्हें संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संबंध में सौंपे गए हैं। ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। और हो सकता है राज्य विधानमंडल, अच्छा इसमें यह भी कहा है कि राज्य विधानमंडल विधि बना के उन्हें कोई और काम भी सौंप सकता है। ठीक है, ऐसा है। चलिए, तो ये चीज है, ये हमारा अनुच्छेद जी कह रहा है, ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 243 एच या जा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, तो इस 243 एच में क्या कहा है, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित यानी टैक्स लगाने की शक्ति इसमें दी है। कर अधिरोपित करने की शक्तियां एवं उनकी निधियां, मतलब पंचायतों की जो कोष होती हैं, निधि होती हैं, उनके बारे में कहा है। तो ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसमें कोई मैंने लिंक मुझे बैठी भी नहीं है, मुझे ऐसे ही याद हो गया था, तो आप देख लेना यदि कोई ट्रिक बना सको तो, है ना। इसमें पंचायतों की निधियां और उनकी शक्तियों के बारे में कहा गया है, तो ये आप याद रखना। इसमें 3 नंबर में वैसे तो ये नहीं आएगा। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें फालतू की कही है, तो वो उनसे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ हमारे काम का इतना ही है। यदि 3 नंबर में लिखने भी आ जाए तो आप इतना लिख सकते हो कि पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियों के बारे में उपबंध किया गया है, बस इतना सा लिख देना। ठीक है, तो आपका 3 नंबर में भी काम हो जाएगा। अच्छा, जो भाई पंचायत जो कर लगाती है ना, जैसे हाट बाजार मेले जो गांव में आयोजित होते हैं उन पर टैक्स लगता है ना। पथ कर वगैरह की भी बात कही है कि पंचायतें पथ कर भी लगा सकती हैं। ठीक है, हाट बाजार मेले जो लगते हैं वो तो उन पे तो लगता ही है। तो इस तरह के कुछ विषय पंचायतों को दिए गए हैं कि इनके संबंध में ये क्या कर सकती हैं, कर लगा सकती हैं। ठीक है, और उनकी निधियां भी होंगी, उनके कोष भी होंगे पंचायतों की, तो उसके बारे में भी बात करी है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। ये इसमें ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं और थोड़ा तो याद रखना ही, यदि पूछ लिया गया तो। अब तक कहीं नहीं मिला है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद हमारा है 243 आई या झा। इसमें क्या है, तो देखिए इसमें है वित्त, आप इधर शॉर्ट में तो सिर्फ इतना से लिख लीजिए 243 आई वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा है, देखो आई से अपन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, और इन्वेस्टमेंट काय में होता है, वित्त में होता है ना, यानी पैसों में होता है। तो मुझे इस तरह से याद है ये, आप चाहो तो इसका ऐसा लिंक याद रख लेना। यदि इस तरह से नहीं रख पाओ तो फिर किसी और तरह से आप रख पा रहे हो तो वैसे रख लीजिए। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में प्रावधान किया गया है, उसका गठन, उसकी किस प्रकार से वो गठित होगा, कौन गठित करेगा, किसको रिपोर्ट देगा, क्या काम करेगा, इन सब के बारे में कहा गया है इस अनुच्छेद में। अच्छा, एक वो वित्त आयोग 280 आर्टिकल 280 वाला था, ये वो वाला वित्त आयोग नहीं है। ये क्या करता था, ये राज्यों के लिए केंद्र में के जो कर वगैरह केंद्र इकट्ठा कर रहा है उसमें राज्यों का क्या हिस्सा होगा, ये सिफारिश करता था ये वाला वित्त आयोग।
है ना, जो आर्टिकल 280 में है। तो ये वो वाला वित्त आयोग नहीं है, 243 आई में अलग वित्त आयोग की बात कही है, जिसे हम राज्य वित्त आयोग भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है, ये पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, या पंचायतों को राज्य की जो संचित निधि है या राज्य में के पास जो कर वगैरह आ रहे हैं उसमें से पंचायतों को कितना हिस्सा देना चाहिए, इसकी सिफारिश करता है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या लिखने आएगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, पहले आप पॉइंट वाइज उसमें जितने भी प्रावधान दिए हैं राज्य वित्त आयोग के बारे में वो लिख लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्या कहा गया है 243 आई में, पहला तो एक चीज कहिए, ये पॉइंट डाल के ही लिख लीजिए। 3 नंबर में क्या लिखना है वो अभी हम देख लेंगे कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है, प्रत्येक 5 वर्ष में 5 वर्ष की समाप्ति पर राज्य का राज्यपाल एक वित्त आयोग का गठन करेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और कही गई थी, आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, चाहे तो इसको स्किप कर दो, लेकिन याद जरूर रखना। इसमें ये कहा था कि जैसे ही 73वां संविधान संशोधन लागू होगा उसके 1 साल के भीतर राज्यपाल को हर राज्य में क्या करना है, राज्य वित्त आयोग का गठन करना है, और फिर उसके बाद हर 5 साल की समाप्ति पर राज्य वित्त आयोग का गठन करना है। ठीक है, ये कहा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग, चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो साइड में, है ना, कि संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन लागू होने के 1 साल के भीतर, ऐसा लिख लो, है ना, तो याद रहेगी वो चीज। तो पहला ये कहा है कि प्रत्येक 5 साल में, तो अच्छा आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। ठीक है, ये फैक्ट है आपका। चलिए आगे क्या कहा गया है इसमें, अब इसमें अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं, तो अगला हम ये देख लेते हैं कि ये काम क्या करेगा। तो ये इतना आप लिख लीजिए, मैं इसको हटा रही हूं क्योंकि वो पॉइंट काफी बड़ा है तो हमें जगह की, स्पेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगले पॉइंट में हम देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, वो काम क्या कर रहा था, है ना। तो कार्य हेडिंग डाल लीजिए कि उसके कार्य क्या होते हैं, क्या होता है कार्य में। तो पहला तो ये कहा गया है कि जो राज्य शासन जो होता है, यानी राज्य सरकार जो होती है, राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियां जो होती है, मतलब कर शुल्क वगैरह के रूप में जो भी प्राप्तियां उसे होती हैं राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों में से पंचायतों को कितना भाग आवंटित किया जाना चाहिए, कितना भाग आवंटित किया जाए। ठीक है, अच्छा वैसे तो ये सारे कार्य जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सिर्फ पढ़ के छोड़ देना, लेकिन आप मुख्य काम इसका क्या होता है कि पंचायतों को राज्य कितना हिस्सा देगा, चाहे अनुदान के रूप में दे, चाहे उसे जो प्राप्तियां हो रही हैं उनमें से उसको हिस्सा दे, है ना, तो वो कितना हिस्सा कुल मिला के पंचायतों को दिया करेगा, इस बारे में सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। ठीक है, इतना याद रखना, ये तो मैं आपके नोट्स प्रॉपर बनवाने के लिए लिखवा रही हूं। ठीक है, तो एक तो ये क्या करेगा कि राज्य सरकार को होने वाली प्राप्तियों, अब ये प्राप्तियां शुल्क कर किसी के भी रूप में जो होती हैं, उनमें से पंचायतों को कितना भाग आवंटित किया जाए इसकी सिफारिश करेगा, जाए की सिफारिश करता है। अब सिफारिश कौन से करता है, तो सारी सिफारिशें ये करता है राज्यपाल से, चाहे तो आप यहां पे लिख लीजिए राज्यपाल से सिफारिश, मतलब ये सिर्फ सिफारिश कर सकता है। अब राज्यपाल तो
आवंटन देता नहीं है, मतलब राज्यपाल तो धन देगा नहीं पंचायतों को, कौन देगी? सरकार देगी, यानी राज्य सरकार देगी, क्योंकि वही बजट लाती है। तो राज्यपाल को जो सिफारिश जाती है राज्यपाल सरकार को दे देता है कि भाई राज्य वित्त आयोग ने ये सिफारिशें की हैं, उसके हिसाब से फिर क्या करती है। अब चूंकि ये सब सिफारिशें होती हैं तो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, सरकार अपने हिसाब से इनकी सिफारिशों को मानती है नहीं मानती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उसके हिसाब से निर्धारित करती है कि पंचायतों को उसे कितना आवंटन देना है। ठीक है, तो पहला काम तो यही है कि सिफारिशें करता है, और कोई ऐसे सुझाव भी दे सकता है जो पंचायतों की स्थिति को सुदृढ़ करते हों, यानी मजबूत करते हों। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने वाले सुझाव देना, ये भी इसका काम होता है। ठीक है, एक क्या होता है कि राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से मिलने वाले अनुदान के बारे में सिफारिश। मतलब ये तो राज्य सरकार के जो टैक्स वगैरह आ रहे थे उनमें से पंचायतों को कितना भाग देना होगा ये कहा गया है। फिर और भी उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो पंचायतों के, इसके बारे में भी सुझाव दे सकता है। एक क्या कर सकता है कि जो राज्य की संचित निधि है उनमें से उन्हें अनुदान कितना दिया जाए पंचायतों को, तो उसके बारे में भी सिफारिश करता है ये। ठीक है, और यहां स्पेस नहीं बचा है, एक फोर्थ पॉइंट और आप लिख लीजिए यहां पे नीचे कि राज्यपाल इसे और भी कोई काम दे सकता है। तो इस तरह से पॉइंट बना के लिख लीजिए कि राज्यपाल द्वारा दिए गए कोई अन्य कार्य भी ये करता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसके कार्य हो गए। शॉर्ट में बस ये याद रखना कि उनकी वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करता है और उनको क्या है वित्त वगैरह देने के लिए उनकी सिफारिशें करता है राज्यपाल से। ये बात जरूर याद रखना कि राज्यपाल से सिफारिश करता है। ठीक है, चलिए, और कई बुक्स में मैंने देखा है कि राज्य सरकार लिखा रहता है, लेकिन मैं आपको वेयर एक्ट से पढ़ा रही हूं, उसमें राज्यपाल लिखा है। मतलब हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स है कि राज्यपाल को सिफारिश करता है। ठीक है, राज्यपाल फिर राज्य सरकार को सौंप देती है रिपोर्ट कि उसने ये सिफारिशें की हैं। ठीक है, मानना ना मानना फिर राज्य सरकार के ऊपर है, क्योंकि बजट वही निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए, अब अगला कार्य इसका क्या है कि इसके कार्य हमने देख लिए हैं। अब क्या करता है कि जो रिपोर्ट ये राज्यपाल को दे रहा था, मतलब सिफारिश कर रहा था, ठीक है, तो यानी सिफारिश कर रहा है मतलब रिपोर्ट सौंप रहा है सब चीजों की कि ऐसी ऐसी इतना इतना देना है, और इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप रहा था। तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इसकी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाता है ना। तो राज्यपाल इसकी रिपोर्ट की गई कार्यवाही सहित, ये मैंने क्यों लिखा है, मैंने क्या कहा था कि राज्यपाल को जब ये सिफारिशें करता है तो राज्यपाल राज्य सरकार के आगे सिफारिश रखती है, तो राज्य सरकार उस पर क्या कार्रवाई की, मतलब उसे मानी या नहीं मानी, ये सबकी कार्रवाई क्या हुई उसके ज्ञापन सहित, है ना, उसके ज्ञापन सहित क्या करता है, राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। भाई राज्य विधानमंडल में रखा होगा तभी तो क्या होगा, तभी तो, नहीं तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। हो सकता है पंचायतों को कुछ दे ही ना, जब वो विधानमंडल में रखे होंगे वहां विपक्ष भी बैठा होगा बहस करने के लिए कि आपने ये सिफारिश क्यों नहीं मानी, हमें जवाब दो। तभी तो विपक्ष को पता चलेगा और जनता को पता चलेगा कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको कुछ वित्त वगैरह मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है।
ठीक है, तो उन्हें वहां पे सरकार जवाब दे सके, इसलिए क्या है, संविधान में व्यवस्था की है कि आपको राज्य विधानमंडल के समक्ष वो रिपोर्ट रखनी पड़ेगी, जिससे जनता को भी पता चले, विपक्ष को भी पता चले कि भाई आपने कोई सिफारिश मानी भी है कि नहीं मानी है ना। तो ऐसा है, तभी तो पंचायतों की स्थिति मजबूत होगी, है ना। तो ये चीज है, तो राज्यपाल इसकी रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल में रखवाता है। जैसी इसकी रिपोर्ट आती है, पहले सिफारिशों को राज्य सरकार को दे देता है, राज्य सरकार मानती है नहीं मानती है, उसके ज्ञापन सहित ये सारी रिपोर्ट को क्या करता है, राज्य विधानमंडल में रखवाता है। अच्छा, एक चीज, एक पॉइंट और दिया है इसमें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो लिख लो कि क्या कहा गया है कि इसकी क्या कार्य प्रणाली रहेगी, मतलब आयोग किस तरह से कार्य करेगा, ये आयोग खुद ही डिसाइड कर सकता है। तो इस तरह से राज्य सरकार का कुल मिला के इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, वो राज्यपाल गठित करता है, राज्यपाल को ही रिपोर्ट देता है, तो इस तरह से वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करता है, ठीक है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग के बारे में तो संविधान में तो इतना ही कहा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने सब देख ली हैं। अब हम क्या देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ, कौन उसके अध्यक्ष रहे, अभी कौन सा राज्य वित्त आयोग गठित हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो आप बॉक्स बना के कहीं भी ये फैक्ट लिख लीजिए। अब अपन देख लेते हैं कि 243 आई के तहत यदि राज्य वित्त आयोग गठित हो रहा है तो मध्य प्रदेश में भी हुआ होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में पहला जो राज्य वित्त आयोग था, प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो ये इसका गठन हुआ था 17 जून 1994 को। वैसे तो मुझे ये डेट कंफर्म है, मतलब मैं अपने आप में तो 100% श्योर हूं कि यही डेट है इसकी, जब प्रथम वित्त आयोग, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित हुआ था, क्योंकि मुझे कहीं से तो ये डेट याद है। अब ये कहां से याद है ये मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल, ठीक है। मैंने जो मेरे पास सोर्स थे मैंने उनमें भी चेक किया, तो इस बारे में मुझे इसकी स्थापना की डेट मिली नहीं है कोई, है ना। मध्य प्रदेश के जो भी मेरे पास बुक्स वगैरह थी, तो मुझे 3-4 बुक्स में मैंने देखा, कहीं भी मुझे नहीं मिली है। हाँ, एक चीज मैं भूल गई हूँ कि मैंने अभी मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग की साइट पे जाके चेक नहीं किया है, तो एक बार आप लोग भी वहां पे विजिट कर लेना, यदि वहां पे मिल जाए तो ठीक है ना। मैं भी देख लूंगी, अगले वीडियो में यदि मुझे मिल जाएगा तो मैं करेक्शन करा ही दूंगी, यदि ये गलत हुई तो, है ना। वैसे तो मेरी एक बहुत ही अच्छी आदत कहूं या बुरी आदत कहूं, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन यदि मुझे किसी चीज पर डाउट होता है ना, तो मैं उसके पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाती हूँ कि नहीं, ये चीज मुझे कंफर्म ही पता होना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। तो यदि मैंने ये डेट याद करी है तो मैं अपने आप में श्योर हूं कि मैंने सही ही की है ना। तो जहां से भी की होगी खोजबीन करके ही सही याद की होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि किसी बुक में आपको कोई, मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि कहीं और डेट मिल जाती, क्योंकि ऐसी जो मध्य प्रदेश की संस्थाएं हैं इनकी डेट बहुत कम मिलती है बुक्सों में, तो क्या होता है कि कुछ और डेट मिल जाती है, फिर वो कहते हैं कि आपने तो ये करवाया था, है ना। तो आप मुझ पे ऑब्जेक्शन तभी लगाना तब आप कोई ऑफिशियल सोर्स मेरे सामने रखो कि मैम ये ऑफिशियल सोर्स है, इसमें ये डेट दी है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगी कि हाँ भाई फिर मेरी गलत हो सकती, क्योंकि ऑफिशियल चीज तो गलत नहीं हो सकती, है ना। वैसे जहां तक मुझे पता है या मुझे याद है, मैं 100% श्योर हूं कि ये डेट सही है। तो आपको कुछ नहीं पता तो आप इस डेट के साथ बिल्कुल बेफिक्र होके जा सकते हो, आपकी ये डेट सही निकलेगी, है ना। कुछ डेट के साथ ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट बाद में, और उनकी भी गलती नहीं है भाई, वो भी क्लियर ही करेंगे ना, यदि कहीं से कोई बुक से उनको कोई चीज मिली है तो वो क्लियर करेंगे ना कि ये चीज सही है या ये चीज सही है ना। तो वो चीज है, आप लोग देख लेना, एक बार ऑफिशियल साइट पे जाके देख लेना, हो सकता है वहां पे मिल जाए, मैं वहां चेक करना भूल गई थी, तो वहां एक बार देख लेना, वैसे ये सही ही है ना। चलिए, तो ये एक डेट है, ये डेट आपको कंफर्म ही याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का आ चुका है तो इसका भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद स्थानीय स्वशासन से जुड़े हैं,
तो जनरली जो चीजें भाई मध्य प्रदेश में ही है, जो बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए वो लोगों को जरूर पता होने चाहिए, इस टाइप के फैक्ट आते हैं। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन थे, जो वर्तमान में राज्य वित्त आयोग कौन सा चल रहा है और कौन से अध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हो सकता है हमसे प्रथम का भी पूछ ले, है ना, कोई भी चीज लेट लास्ट वाली और प्रथम वाली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो आयोग वगैरह होते हैं उसकी। अब ये चीज यदि आप मान लो ये डेट भूल गए और कभी आपको क्वेश्चन में ये आ गया, तो आप इस पे सही कैसे करोगे इसको। तो देखो आप सुनते होगे ना कि अरे उसका सिलेक्शन इसलिए हो गया क्योंकि उसके बहुत सारे तुक्के सही हो गए थे। तो तुक्के बहुत सारे किसी के सही नहीं होते हैं, है ना, ऐसा सातवीं इंद्री किसी की नहीं खुली होती है। ठीक है, तो वो सही कब होते हैं, जब आप क्या करोगे, जब आप ऑप्शन को हटा पाओगे, यानी ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। और ये कब होता है, जब हमें उससे रिलेटेड कोई चीज पता होती है ना। तो हम उस आधार पे देखते हैं कि अच्छा ये उस चीज से रिलेटेड ये है, तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता, इससे ये चीज हो सकती है। तो कुछ आधार पे हम एक दो ऑप्शन हटा देते हैं, फिर हमारे पास एक दो ऑप्शन बचते हैं और उसमें से फिर संभावना हमारे तुक्के की सही होने की बढ़ जाती है ना। तो आप क्या करोगे, इसके संदर्भ में ये चीज मैंने ऐसे याद रखी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये कोई फालतू की चीजें नहीं है। यदि आप डायरेक्ट डेट रटना चाहो रट लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छा है ना, कहीं से कहीं तक कोई सवाल ही नहीं उठता। तो क्या होगा कि आप इसमें हमने क्या देखा था कि भाई जो राज्य वित्त आयोग होगा उसे 1 साल के भीतर 73वें संविधान संशोधन लागू होने के 1 साल के भीतर बनाना था। तो 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ था, 1993 को, है ना। तो 1 साल के भीतर 1994 में ये राज्य वित्त आयोग हमारे यहाँ गठित हो गया था। हम इसे ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं, है ना। एक चीज तो याद रखोगे ना, इसमें से यदि बाई चांस भूल गए और इस तरह का कुछ याद आए तो मैं बता रही हूं, बाकी डेट याद रहे तो कोई बात ही नहीं है ना। तो 94, अब ये डेट मान लो, डेट में ही आपको ऑप्शन मिल गए, इस सन में आपको ऑप्शन मिल गए 94 के, अलग अलग डेट के कई ऑप्शन उन्होंने दे दिए, तब आपको फिर डेट पता होना चाहिए, है ना। तो ये तो इसीलिए था कि लिंक एक चीज हो रही थी और मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है। ऐसे क्यों याद रखा है, क्योंकि 94 में ही राज्य वित्त आयोग गठित हुआ था, और अभी जब हम राज्य निर्वाचन आयोग देखेंगे तो 1994 में ही वो गठित हुआ था। तो ये ऐसे आप स्थानीय स्वशासन से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की जो दो प्रमुख संस्थाएं हैं हमारी, वो हमारी 1994 में ही गठित हुई थी, और 93 में 73वां संविधान संशोधन आ गया था। तो मैंने ऐसे याद रखा है इसको, है ना, तो इसलिए, है ना। तो ये मैं अच्छा, ये चीज फिर मैं कभी भूलती नहीं हूं अब, इसलिए तो मैं कह रही हूं कि ये डेट पता नहीं मुझे कहां से याद है, लेकिन बस याद है ना। तो आपन कितनी सारी डेटें भूल जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, कहीं कहीं से भी है पर है, और यही है, मैं भूली नहीं हूं, है ना। अब ये अलग बात हो सकती है कि भाई मैंने जहां से याद की यदि वहां पे ही गलत होगी तो बात अलग हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अपन देख लेते हैं कि राज्य का प्रथम वित्त आयोग जो था उसका अध्यक्ष कौन था, है ना। प्रथम राज्य वित्त आयोग के, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सवाई सिंह सिसोदिया। अच्छा, ये दूसरे के भी यही थे, मतलब दूसरा फिर 1 साल के भीतर गठित होना था, फिर हर 5 साल में गठित होने थे, है ना। तो दूसरा राज्य वित्त आयोग जब गठित हुआ तब भी ये सवाई सिंह सिसोदिया ही अध्यक्ष बने थे। ठीक है, वैसे सारे के करने की हमें जरूरत नहीं है, हम फर्स्ट वाला देख लेते हैं और अभी जो लास्ट गठित हुआ था उसका देख लेते हैं। सबकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं कि ये 2 बार रहे थे, है ना। अब अभी जो राज्य वित्त आयोग गठित हुआ था सबसे लास्ट में, वो 5वां राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। और इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपको अभी तक व्यापम ने पूछ लिया, और शायद पीएससी भी एक बार पूछ चुकी है किसी भी एग्जाम में, चाहे अपने सिविल सर्विसेज वाले में ही आ गया होगा, एक बार चेक कर लेना पुराने पेपर में, है ना। तो 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, हिम्मत कोठारी,
है ना। तो अभी लास्ट कौन सा गठित हुआ है, 5वां हुआ है, और अध्यक्ष थे हिम्मत कोठारी। तो ये 2 फैक्ट आप यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ ये पूरा लिख लेना कि मध्य प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत कोठारी हैं, है ना। और लास्ट अभी यही गठित हुआ है, अब इसके बाद अगला होगा तब होगा, है ना, हर 5 साल में होना है ना गठित, ठीक है। चलिए, तो ये फैक्ट हो गए आपके इस आर्टिकल 243 आई के में जो चीजें थी वो हमने देख ली हैं। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी कि आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक मैं एक ही वीडियो में रखूंगी, लेकिन अब चूंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, फिर अपलोडिंग वगैरह में दिक्कत आती है, तो मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ। अगले आर्टिकल, चूंकि मैं हर चीज डिटेल में बता ही रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह से जब आप पॉलिटी भी पढ़ो तब भी आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना आए, आप एक बार में यहाँ चीजें सारी ही क्लियर हो जाएं, आपको 10 जगह नहीं भटकना पड़े। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सारी ही चीजें आपको 1 बाय 1 सब एक A to Z सभी बताती चल रही हूँ जो आपके काम की है, फिर चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो फिर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक हम पूरा ही अच्छे से डिटेल में ही कवर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, और यदि हेल्पफुल है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।